हम लोग जो है यूपीएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे थे, तो उस कड़ी में जो है आज मॉडर्न हिस्ट्री का जो है लेक्चर नंबर 4 है और बाकी के लेक्चर प्लेलिस्ट में है। तो इस यूपीएसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये जो आगामी यूपी के जितने एग्जाम है उसमें हेल्पफुल होंगे। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं से संबंधित होंगे या इन्हीं के अगल बगल से होंगे। तो इससे आपको एक जो अनुभव मिलता है कि कौन कौन किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन था, यह जो 12 नवंबर 1930 से लेकर के 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक 1931 तक चला। जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वह 7 सितंबर 1931 से लेकर के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर के जो है 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चला तथा जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित हुए। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसे थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल सेकंड गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई। इसमें इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी जी ने किया था। तो यहाँ पूछ रहा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कौन शामिल हुआ, तो वह जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शामिल हुए। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया तथा महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया। तो फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था। तो दोस्तों जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई या पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को जो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय या जिसे कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। तो वही पूछ रहा है कि यह जो कम्युनल अवार्ड है, यह जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सभी पार्टियों की सहमति न बन पाने के कारण हुई थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये बोले कि 1919 के एक्ट के तहत 1919 एक्ट के तहत जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियनों को रिजर्वेशन है। जबकि 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, उसमें जो मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया गया था। तो दलित भी हिंदू से अलग हैं, अतः इनको भी रिजर्वेशन दिया जाए। बट गांधी जी इसका विरोध किए। गांधी जी बोलते थे कि दलित भी हिंदू हैं, अतः इनको जो है हिंदू माना जाए। तो इसी बात पे सहमति नहीं बन पाई। तो पूछ रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था। तो वही जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहमति नहीं बन पाई, इसी का परिणाम था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की।
तो नेक्स्ट टॉपिक, क्रांतिकारी आंदोलन तथा राष्ट्रवाद का उदय। तो क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित क्वेश्चन हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया? तो पूछ रहा है कि वर्ष 1904 में क्रांतिकारियों की जो गोपनीय समिति के रूप में किसने अभिनव भारत का गठन किया? तो 1904 में वीडी सावरकर, जिनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर। तो वीडी सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर थे। इनके द्वारा गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत समाज का गठन किया गया। वीडी सावरकर एवं गणेश सावरकर द्वारा 1899 में, वीडी सावरकर एवं गणेश सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में नासिक नासिक महाराष्ट्र में नासिक महाराष्ट्र में नासिक महाराष्ट्र में मित्र मेला नामक संगठन तथा अभिनव भारत समाज बना था। इनके द्वारा जो है वीडी सावरकर तथा जो है गणेश सावरकर द्वारा जो है नासिक महाराष्ट्र में मित्र मेला, एक पहला जो है मित्र मेला और दूसरा जो था वह जो है अभिनव भारत का निर्माण किया गया। तो इनके द्वारा अभिनव मित्र मेला एवं अभिनव भारत का निर्माण किया गया। तो इसमें पूछ रहा है कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया? तो यह जो है वीडी सावरकर। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो वर्ष 1904 में वीडी सावरकर, जिनका नाम विनायक दामोदर सावरकर था, इनके द्वारा गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत समाज का गठन किया गया था। वीडी सावरकर एवं गणेश सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में नासिक महाराष्ट्र में स्थापित मित्र मेला नामक संगठन के बाद जो है अभिनव भारत समाज बना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। तो पूछ रहा है कि जो महाराष्ट्र में सन 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? तो महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन को जो मित्र मेला कहा जाता था। तो मित्र मेला की स्थापना 1899 में मित्र मेला की स्थापना 1899 ईस्वी में की गई थी। हालांकि अलग अलग किताबों में इसकी स्थापना जो है 1900 भी माना जाता है। तो 1904 में मित्र मेला अभिनव भारत समाज में परिवर्तित हो गया। तो जो ये मित्र मेला है, यह जो 1904 में यह मित्र मेला अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। तो यह मित्र मेला अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। तो पूछा जाता है किस वर्ष मित्र मेला अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया? तो 1904 में मित्र मेला अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मित्र मेला। तो महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन को मित्र मेला कहा जाता था। मित्र मेला की स्थापना 1899 ईस्वी में की गई। हालांकि अलग अलग किताबों में इसका स्थापना वर्ष 1900 ईस्वी भी दिया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। 1904 में मित्र मेला अभिनव भारत समाज में परिवर्तित हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का मिलान करें। तो इसमें हमें जो है मिलान करना है, तो देखना है कि कौन सा सही मिलान है। तो इसमें देखना है कि कौन सा मिलान सही है। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ए का 2 होगा। फिर गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। तो बी का 1 होगा। मित्र मेला की स्थापना बीडी सावरकर ने किया था। तो सी का 3 होगा। होम रूल लीग की स्थापना जो है एनी बेसेंट ने किया था। तो डी का 4 होगा। तो 2 1 3 4, तो देखते हैं 2 1 3 4 किसमें? तो 2 1 3 4 ऑप्शन सी होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने, गदर पार्टी लाला हरदयाल ने, मित्र मेला वीडी सावरकर ने तथा होम रूल लीग एनी बेसेंट ने इसका स्थापना किया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 1908 में मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास जो है प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने किया था। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस द्वारा किया गया था। हालांकि मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड एक अलग गाड़ी में बैठे थे और बम फेंकने के परिणाम स्वरूप मिस्टर कैनेडी की पत्नी, जो कैनेडी की पत्नी और जो है उसकी पुत्री की मौत हो गई, जो कि 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने किया था। बट उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं बैठा था। उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड की जगह जो है मिस्टर कैनेडी
बैठा था, मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री बैठी थी जिसकी मौत हो गई। ये कैनेडी जो है स्वतंत्रता जो भारतीयों के पक्ष में थोड़ा सा रहता था, तो गलती से जो है कैनेडी की मृत्यु हो गई। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस द्वारा किया गया था। हालांकि मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड एक अलग गाड़ी में बैठे थे और बम फेंकने के परिणाम स्वरूप मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री की मौत हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो पूछ रहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, तो जो भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु थे, यह HSRA के सदस्य थे। HSRA के सदस्य थे, जिसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के दो सदस्य भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंके, जिसके आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया, जिसके अंतर्गत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दिया गया। तो जो 23 मार्च 1931 को ये सन है और ये डेट है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दिया गया। तो इनको जो है लाहौर षड्यंत्र केस के कारण इनको फांसी दे दिया गया, जबकि भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को जो है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण ही गिरफ्तार किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के दो सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया, जिसके अंतर्गत 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया? जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। तो बोल रहा है कि जो 18 अप्रैल 1930 को चिटग्राम अर्थात चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व इनमें से किसने किया? जिसमें जो है क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर, मतलब यह कहाँ छापा मारा? तो जो डंपारा है, डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर छापा मारा। तो यह जो है तो चटगांव जिसे चिटग्राम बोलते हैं, चटगांव या चिटग्राम विद्रोह या छापे की घटना जो है अप्रैल 1930 में सूर्यसेन ने किया, जिसे प्यार से मास्टर दा बोला जाता है। तो जो सूर्यसेन थे, जिनको प्यार से मास्टर दा भी बोला जाता है। तो इस पर जो 1930 में सूर्यसेन ने, जिन्हें विद्रोह पर छापे की घटना जो है सूर्यसेन थे, इन्होंने किया, जिसे प्यार से जो है मास्टर दा बोला जाता था। तो सूर्यसेन को प्यार से मास्टर दा बोला जाता था के नेतृत्व में थी, जिसमें चिटगांव जो कि वर्तमान बांग्लादेश में है, तो यह चिटगांव वर्तमान बांग्लादेश में है, में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार को लूटने का प्रयास किया गया। घटना को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारियों का एक समूह बनाया गया, जिसमें गणेश घोष, लोकीनाथ, अंबिका चक्रवर्ती, अनंत सिंह आदि शामिल थे। पूर्व निर्धारित योजना के तहत 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष की अगुवाई में, तो 18 अप्रैल 1930 को जो गणेश घोष की अगुवाई में जो था, गणेश घोष थे, गणेश घोष की अगुवाई में 6 क्रांतिकारियों के एक समूह ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा किया। तो यह जो पूछ रहा है कि स्पेशली डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा किसके नेतृत्व में किया? तो यह जो गणेश घोष के नेतृत्व में, जिसके अंडर जो है 6 क्रांतिकारी थे, तो उनका नेतृत्व गणेश घोष कर रहे थे। तो इन्हीं 6 क्रांतिकारियों के नेतृत्व में डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा किया, जबकि चटगांव शस्त्रागार का जो नेतृत्व था, संपूर्ण शस्त्रागार का नेतृत्व सूर्यसेन ने किया था, जिनको जो मास्टर दा बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, गणेश घोष। तो चटगांव
यह चिटग्राम विद्रोह या छापे की घटना अप्रैल 1930 में सूर्यसेन, जिन्हें प्यार से मास्टर दा भी कहते थे, के नेतृत्व में हुई, जिसमें चटगांव, जो कि वर्तमान बांग्लादेश में है, में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार को लूटने का प्रयास किया गया था। घटना को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारियों का एक समूह बनाया गया, जिसमें गणेश घोष, लोकीनाथ, अंबिका चक्रवर्ती, आनंद सिंह आदि शामिल थे। पूर्व निर्धारित योजना के तहत 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष की अगुवाई में 6 क्रांतिकारियों के एक समूह ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो पूछ रहा है कि खुदीराम बोस को किस ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास में जो है फांसी दी गई। तो खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी दो लोग थे जिनको जो है किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में फांसी दी गई। ये किंग्सफोर्ड जो है ये जो किंग्सफोर्ड है ये जो है जज थे मुजफ्फरपुर के जज थे, बट इनका जो प्रयास है वह असफल रहा, क्योंकि जिस गाड़ी में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका उस में जो है कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री बैठी थी। तो यह किंग्सफोर्ड बच गया, बट जो है खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही है, किंग्सफोर्ड। तो खुदीराम बोस का जन्म तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में मिदनापुर जिले में हुआ था। बंगाल विभाजन के पश्चात अपनी छोटी उम्र में ही वह रिवॉल्यूशनरी पार्टी का सदस्य बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड था, जो क्रांतिकारियों के साथ बहुत सख्ती से पेश आता था। अतः क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई। इस काम के लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को चुना गया। 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन इस घटना में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी जो थी मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को जो है गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट थे। तो यह जो है जो कैनेडी था, जो किंग्सफोर्ड था, सॉरी, जो किंग्सफोर्ड था यह पहले जो कलकत्ता का मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था, फिर उसके बाद इसका ट्रांसफर जो है मुजफ्फरपुर में हो गया, जो कि बिहार में है। तो यहाँ जो है खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने इसको जो है मारने का प्रयास किया और इसके गाड़ी पर बम फेंकने का भी प्रयास किया, बट उस समय गाड़ी में जो है किंग्सफोर्ड नहीं बैठा था। उस समय गाड़ी में जो है कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री बैठी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और ये किंग्सफोर्ड मर गया। बट इसके प्रयास के कारण जो है खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने जो है इसको मारने का प्रयास किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, किंग्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था। तो पूछ रहा है कि जो काकोरी षड्यंत्र केस है यह किस वर्ष में हुआ था। तो काकोरी षड्यंत्र कांड, जिसे अभी जो है काकोरी ट्रेन एक्शन बोला जाता है, यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे HRA बोला जाता है। तो HRA का फुल फॉर्म हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा 9 अगस्त डेट पूछा जाता है, 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। इसके तहत लखनऊ के निकट काकोरी में 8 डाउन सहारन लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। तो पूछा जाता है कौन सी ट्रेन थी, तो उस ट्रेन का नाम है 8 डाउन लखनऊ, 8 डाउन सहारनपुर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी, लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी। तो इसी ट्रेन में जो है डकैती पड़ा। इस ट्रेन का नाम पूछा जाता है, तो इस ट्रेन का नाम है 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी। इसी में जो है 9 अगस्त 1925 को जो है HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा जो है डाका डाला गया, जो कि सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। यह ट्रेन जो है सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। इसमें जो है क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला का, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया। तो इसी लूट के कारण जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला का, रोशन खां एवं राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया तथा इसके एक सदस्य थे जिनका नाम चंद्रशेखर आजाद था, वह जो बच निकले थे। तो पूछ रहा है कि काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था। तो यह जो है 1925 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1925।
तो काकोरी षड्यंत्र कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। इसके तहत लखनऊ के निकट 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी वो क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया, जिसके परिणाम स्वरूप राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल एवं राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो जो एचआरए था, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बोलते हैं, इसके जो क्रांतिकारी संगठन थे, यह क्रांतिकारी संगठन राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में था। यह जो है काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। पूछ रहा है कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन के नेता जो है लाला हरदयाल थे। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को में, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में, यह सैन फ्रांसिस्को जो है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में, यह सैन फ्रांसिस्को यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना लाला हरदयाल जो थे इन्होंने किया। इसके जो अध्यक्ष थे, मतलब गदर आंदोलन के जो अध्यक्ष थे वे सोहन सिंह भाकना थे। तो जो गदर आंदोलन थे इसके अध्यक्ष जो थे वे जो है सोहन सिंह भाकना थे। तो इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे तथा इस गदर आंदोलन था, इस गदर आंदोलन के जो नेता थे वह जो है लाला हरदयाल थे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, लाला हरदयाल। इसकी स्थापना जो सैन फ्रांसिस्को जो कि यूएसए था उसमें हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो गदर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुई थी। लाला हरदयाल इसके मनीषी एवं पथ प्रदर्शक थे। इस गदर पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष थे वह सोहन सिंह भाकना थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? पूछ रहा है कि जो गदर क्रांति था इसके आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो गदर आंदोलन की भावी राजनीति की 3 घटनाओं ने बहुत प्रभावित किया। पहला, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, दूसरा कामागाटा मारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। इतिहासकार तो यह जो 3 घटना थी, यह जो है क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने से जो है जो यहाँ भारत के अंदर क्रांतिकारी थे वे भारत के अंदर क्रांति करते करते थक गए। तो बात ये हुई कि भाई प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है तो हमें जो है, जो इंग्लैंड ये बोल रहा है कि भारत को जो है हम लोग गुलाम नहीं बनाए, भारत को हम शिक्षित करने के लिए यहाँ राज कर रहे हैं। तो इनकी जो नीतियां हैं इनको उजागर करने के लिए हमें भारत के बाहर भी आंदोलन करना पड़ेगा, मतलब विदेश में भी आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए जो है लाला हरदयाल जो थे उन्होंने जो है सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर क्रांति का आरंभ किया। तो यह जो है प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने से ही चला। तो इसका ऑप्शन ए सही है, प्रथम विश्व युद्ध। तो गदर आंदोलन की भावी राजनीति की 3 घटनाओं ने बहुत प्रभावित किया। पहला, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, दूसरा कामागाटा मारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। इतिहासकार बिपिन चंद्रा के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ही वह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जो गदर आंदोलन आरंभ होने की कारण थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूछ रहा है कि वर्ष 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना 1913 में पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यूएसए में स्थित है। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? तो यह जो है गदर पार्टी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, गदर पार्टी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ। दिसंबर 1914 और जनवरी 1915 में मंडी और सुकेत राज्यों में बैठकें हुई तथा मंडी एवं सुकेत के अधीक्षक एवं राजा के वजीर की हत्या करने, खजाना लूटने तथा ब्यास नदी पर बने पुल को उड़ाने का निर्णय लिया गया। तो यह जो है गदर पार्टी के नेतृत्व में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, गदर पार्टी के नेतृत्व में।
तो गदर पार्टी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ। दिसंबर 1914 और जनवरी 1915 में मंडी और सुकेत राज्यों में बैठकें हुई तथा मंडी एवं सुकेत के अधीक्षक एवं राजा के वजीर की हत्या करने, खजाना लूटने तथा ब्यास नदी पर बने पुल को उड़ाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? तो पूछ रहा है कि लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन लंदन में जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस संगठन के भी संस्थापक थे। तो ये जो श्याम जी कृष्ण वर्मा है, ये लंदन में जो है इंडिया हाउस, जो इंडिया हाउस था, इंडिया हाउस, इंडिया हाउस के भी संस्थापक जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। तो इसका ऑप्शन बी सही है। लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा शुरू किया गया। श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस संगठन के भी संस्थापक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की? तो वही है, जो इंडिया हाउस था, यह एक जो है छात्र निवास था। इसकी स्थापना 1905 में किसने किया? तो यह जो है इसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की। मतलब ये इंडिया हाउस, इसमें भारतीय छात्र जाते थे और पढ़ते थे तथा आजादी से, भारत की आजादी से संबंधित प्रचार करते थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना लंदन में की थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा दयानंद सरस्वती के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से प्रभावित थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो HSRA था, HSRA, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, यह पहले जो HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी अध्यक्षता राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। फिर उसके बाद जो है HSRA कानपुर में चंद्रशेखर आजाद ने इसका निर्माण किया। इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य जो थे वो थे चंद्रशेखर आजाद, जो काकोरी षड्यंत्र केस से पुलिस को चकमा देकर के भाग निकले थे। लाहौर षड्यंत्र केस में इन्होंने ये बच निकले थे, लेकिन 27 फरवरी 1931 को जो है 27 फरवरी 1931 को 27 फरवरी 1931 को, जो कि इलाहाबाद और प्रयागराज है, के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा इन्हें घेर लिया गया। इसके बाद इन्होंने जो है खुद को गोली मार दिया। तो इन्होंने जो है इनके बंदूक में एक गोली बची थी, जिसको जो है खुद को गोली मार दिया। तो यह जो है इलाहाबाद, जो भी प्रयागराज है, इसमें जो है अल्फ्रेड पार्क है, अल्फ्रेड पार्क है, वहां पर जो है इन्होंने खुद को गोली मार दिया, क्योंकि जो है ये अंग्रेजों से घिर गए थे। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आजाद, जो काकोरी षड्यंत्र केस से पुलिस को चकमा दे रहे थे, लाहौर षड्यंत्र केस में से भी बच निकले थे, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद और प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो जिसमें जो है क्रांतिकारी नेता, इसमें जो है चंद्रशेखर आजाद ये थे, सूर्य सेन ये भी थे, भगत सिंह ये भी थे, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, यह जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो क्रांतिकारी नेता नहीं थे। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने वाले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नरमपंथी नेताओं और समाज सुधारकों में से एक थे, जबकि चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन एवं भगत सिंह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो पूछ रहा है कि जो इनकलाब जिंदाबाद है, इसका नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय भगत सिंह ने किया था। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। तो जो भगत सिंह थे, यह जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के सदस्य थे। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 में जो है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इन्हें लाहौर षड्यंत्र के तहत 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दे दी गई थी। ध्यातव्य है कि जो इनकलाब जिंदाबाद है, यह जो है हसरत मोहानी ने लिखा था। तो इनकलाब जिंदाबाद जो लिखा था, यह जो है हसरत मोहानी ने
लिखा था, लेकिन इस नारे को फेमस किया था वह जो भगत सिंह थे। तो यहाँ जो हसरत मोहानी नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, भगत सिंह। तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय भगत सिंह ने किया था। ये हिंदुस्तान, जो भगत सिंह थे, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो HSRA है, इसके सदस्य थे। दोस्तों दो संगठन था, एक HRA था जो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बाद में जो है यह HRA का नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल कर रहे थे। बाद में यह HRA जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में बदल गया। इसके नेतृत्वकर्ता चंद्रशेखर आजाद थे। तो जो भगत सिंह थे यह HSRA के सदस्य थे। तो इसके सदस्य में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 में जो केंद्रीय विधानसभा था उसमें बम फेंका था। इन्हें जो है लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत 23 मार्च जो भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। तो इनकलाब जिंदाबाद की रचना हसरत मोहानी ने की थी, लेकिन इसको फेमस जो भगत सिंह ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो पूछ रहा है कि भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी, जो भारत के भीतर एवं बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो वह जो थे राजा महेंद्र प्रताप थे। तो भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी एवं सक्रिय भूमिका निभाने वाले भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप थे। राजा महेंद्र प्रताप का जो जन्म था यह उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक क्रांतिकारी एवं समाज सुधारक थे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, राजा महेंद्र प्रताप। तो इसमें मिलान करना, निम्नलिखित को मिलान करना, तो राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, अरविंद घोष एवं भगत सिंह। तो इसका मिलान करना, तो तो जो राम प्रसाद बिस्मिल थे इनका संबंध जो काकोरी षड्यंत्र कांड से था। तो यह राम प्रसाद बिस्मिल जो है HRA के सदस्य थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो है राम प्रसाद बिस्मिल HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेतृत्व करता थे। इन्होंने जो है, इनकी टीम ने जो है काकोरी में जो है षड्यंत्र किया। तो इसका ऑप्शन बी होगा, काकोरी षड्यंत्र मामला। तो एक का जो है काकोरी षड्यंत्र मामला, तो एक का जो है ये होगा। तथा सूर्यसेन जो है चटगांव शस्त्रागार छापा सूर्यसेन से संबंधित है। तो 2 का 3 होगा। फिर जो है अरविंद घोष का संबंध जो अलीपुर बम मामला, तो 3rd का 4 होगा। फिर जो है भगत सिंह का संबंध जो है लाहौर षड्यंत्र कांड, तो 4 का 1 होगा। तो इसका जो है होगा एक का जो है 2 होगा। तो 1 का 2 इसमें देखते हैं। हाँ, तो 1 का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 तथा 4 का 1 होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। तो राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र मामला से, तथा सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार छापा, अरविंदो घोष अलीपुर बम मामला, भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र मामला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 63 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? तो कौन सा ऐसा क्रांतिकारी था जो यह डिमांड कर रहा था कि अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि हमें राजनीतिक बंदी की मान्यता दी जाए, न कि अपराधी की मान्यता दी जाए? तो ऐसा करते समय कौन सा ऐसा क्रांतिकारी था जिसने भूख के कारण जो है 63 दिन में उनका जो मृत्यु हो गया? तो यह जो थे जतिन दास थे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जतिन दास। तो अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में व्यवहार की मांग करते हुए क्रांतिकारी जतिन दास की जेल में 63 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विधायी संशोधन एवं ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो कि 1929 में आया था। तो विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो कि 1935 में आया था। तो इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो इससे संबंधित पहला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया था? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ जो अपना व्यापार था उसका एकाधिकार खो दिया था? तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत, जो चार्टर अधिनियम 1833 था, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वाणिज्यिक विशेषाधिकारों से वंचित हो गई तथा चीन के साथ जो व्यापार था, चीन के साथ व्यापार एवं चाय
संबंधित कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। तो यह जो है 1833। जो 1813 का चार्टर अधिनियम था, इसमें जो है चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको जो है इसको छोड़ करके जो है सभी एकाधिकार 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो इसमें जो है बोल रहा है कि सभी एकाधिकार समाप्त करने की बात कहा गया है। तो सभी एकाधिकार जो है 1833 के चार्टर अधिनियम में समाप्त किया गया। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वाणिज्यिक विशेषाधिकारों से वंचित हो गई और चीन के साथ व्यापार एवं चाय संबंधित कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा 1892 का जो सुधार था उसका विस्तार था। तो यह जो 1909 का जो परिषद अधिनियम था, 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम या मॉर्ले मिंटो सुधार था, जो मॉर्ले मिंटो सुधार जो 1909 में हुआ था, यह जो 1892 के सुधार का विस्तार था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, यह जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है। इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में जो है मुख्य विशेषता थी प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो जो प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना की गई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिफॉर्म के अनुसार, तथा इसमें जो है जो हिंदू मुस्लिम एवं सिख ईसाई को भी रिजर्वेशन दिया गया। तथा जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में आया था, इसमें जो है मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया गया। तो इस अधिनियम के तहत मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया गया। तो इस यहाँ बोल रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था यह। तो यह जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसके अनुसार जो है इसके जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसके अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 6 न्यायाधीश। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है 34 है, जिसमें से मुख्य न्यायाधीश सहित, तो जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो पूछ रहा है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रावधान था, उसके तहत ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो जो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, जो प्रांतीय सरकार थी इस पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां था, यही था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसके तहत जो वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा वर्मा, जिसको अभी जो है म्यांमार बोला जाता है, वर्मा को अभी म्यांमार बोला जाता है, इसको जो है भारत से अलग कर दिया गया। तो वर्मा को वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो पूछ रहा है कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जो बंबई था, बंबई से जो है सिंध प्रांत का निर्माण हुआ, यह किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो यह जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है बंबई प्रेसिडेंसी से अलग होकर के सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। तो यह जो भारत सरकार अधिनियम 1935 से, तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और कौन सा अधिनियम था उसके बारे में हमें बताना है।
तो यह जो है भारत सरकार अधिनियम 1935, दो अधिनियम आया था, एक भारत सरकार अधिनियम 1935 तथा एक जो वर्मा सरकार अधिनियम 1935 आया था। इसके तहत जो है भारत और वर्मा को अलग कर दिया गया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण इसे दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। पहला भारत सरकार अधिनियम 1935 तथा दूसरा वर्मा सरकार अधिनियम 1935 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेफोर्ड सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। पूछ रहा है कि जो मॉन्टेफोर्ड सुधार था इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो केंद्र, इसका ऑप्शन है केंद्र तथा रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। तो जो मॉन्टफोर्ड सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन एवं प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करना था। तो इसमें जो है प्रांतों जो मध्य था, प्रांतों जो केंद्र तथा प्रांतों, यहाँ केंद्र रियासतों में नहीं, केंद्र तथा प्रांतों में शक्ति का विभाजन था। तो यहाँ रियासत दिया गया, तो यहाँ जो है रियासत की जगह केंद्र तथा प्रांतों में शक्ति का विभाजन था, तो ये गलत है। फिर दूसरा जो है केंद्र तथा रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन एवं रियासतों में द्विशासन, तो यहाँ रियासत की जगह प्रांत होगा। फिर दूसरा जो है रियासतों में होगा, तो ये भी गलत है। तो इसमें जो है क्वेश्चन ही गलत है। इसमें जो केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन था तथा जो है प्रांतीय विषयों में को दो वर्गों में विभाजित किया गया था, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित विषय। तो यह जो क्वेश्चन गलत है, तो वहाँ क्वेश्चन गलत दिया गया है। तो मॉन्टफोर्ड सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन एवं प्रांतों में द्विशासन द्वैध शासन की स्थापना करना था। इसके अनुसार प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया गया था, पहला आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। नेक्स्ट चैप्टर जो है भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस। तो इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। तो इससे संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया गया था। तो यह जो है 6 से 14 जुलाई जो भारत छोड़ो आंदोलन था, यह 6 से 14 जुलाई 1942 को 6 से 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में, जो वर्धा में बैठक हुआ था, वर्धा में बैठक हुआ था, उसमें जो है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया। फिर 7 से 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बंबई में के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी, जिसमें वर्धा प्रस्ताव अर्थात भारत छोड़ो की पुष्टि की गई। तो पूछा जाता है कि कब जो है भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि की गई, तो 7 से 8 अगस्त, जो 7 से 8 अगस्त था, 7 से 8 अगस्त उस समय जो है मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, ग्वालियर टैंक मैदान में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि की गई तथा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो जो फाइनली रूप से 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो पूछ रहा है किस आंदोलन में, तो इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। तो इसका ऑप्शन बी सही है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। 6 से 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। फिर 7 से 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव अर्थात भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तथा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति, इस भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महालड़ाई मानी जाती है। तो पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम महालड़ाई कौन सी है, तो वह जो है भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया। तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जो करो या मरो का नारा दिया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन। इस भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन बोलते हैं। तो यह आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस सत्र में चलाया गया था। तो पूछ रहा है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी द्वारा किस सत्र में चलाया गया था। तो यह जो है मुंबई सत्र में चलाया गया था। यह मुंबई के जो है ग्वालियर टैंक मैदान था उसमें चलाया गया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मुंबई। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। तो जो गांधी जी थे, यह भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू किया था। तो यह जो है 9 अगस्त 1942 को यह भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1942। 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया तो भारत का वायसराय कौन था। तो पूछ रहा है कि जब 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया तो उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था तो उस समय वायसराय पूछ रहा है, तो उस समय वायसराय कौन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो उस समय वायसराय जो लॉर्ड लिनलिथिगो था। तो इसका ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड लिनलिथिगो। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में ऐसी कौन सी घटना थी जिसके प्रतिक्रिया में जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसका शुरुआत जो है 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 9 अगस्त 1942 को हुई थी। और इसे जो है अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। जो भारत छोड़ो आंदोलन है इस आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को। इस आंदोलन का तत्कालिक कारण जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन की विफलता था। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। तो जो क्रिप्स मिशन की विफलता थी, इसी विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन जो है पारित किया गया। इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसे जो है इस भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का तत्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की विफलता था। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था। तो जो जयप्रकाश नारायण है, जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के रूप में जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था। जो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से लड़ने के लिए जापान की सहायता से आजाद हिंद फौज की निर्माण की। तो जो सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने जो है आजाद हिंद फौज का गठन किया। तो आजाद हिंद फौज का जो गठन है वह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी के उपनाम से जाना जाता थे, तो इन्हें जो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी जो नाम दिया था वह जो एडोल्फ हिटलर ने दिया था। एडोल्फ हिटलर ने इनको जो है सुभाष चंद्र बोस को जो फ्यूरहर बोला था। तो जो एडोल्फ हिटलर है या सुभाष चंद्र बोस को फ्यूरहर बोला था। इस फ्यूरहर को जो है नेताजी बोला जाता था। तो वही पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी। तो वह जो एडोल्फ हिटलर ने दिया। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए जापान की सहायता के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया। तो पूछ रहा है कि जो दिल्ली चलो नारा है या जो किसने दिया। तो जो दिल्ली चलो नारा है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो या चलो दिल्ली सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। साथ ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। सुभाष चंद्र बोस का को देश नायक किसने कहा था। तो पूछ रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो इसका ऑप्शन बी सही है।
तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद एवं शुभकामना चाहते हैं। फिर जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये जो सुभाष चंद्र बोस थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर के जो है संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे, तो इसका ऑप्शन सी सही है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? तो यह जो सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया, इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किसने किया था? तो भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किसने किया था? तो भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए वर्ष 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में, जो मोहन सिंह के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना का पुनर्गठन किया गया। तो जो इसका गठन किया गया था वह जो है पुनर्गठन किया गया था, वह जो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया था। तो इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय सेना पूछ रहा है, तो ये जो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में गठित किया गया था। जबकि जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना, जबकि जो है 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का गठन किया गया था, तथा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो इसका पुनर्गठन किया गया था, मतलब फिर से गठन किया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। सॉरी, मोहन सिंह होगा, इसका ऑप्शन डी सही है। अगर पुनर्गठन की बात कहेगा तो वह जो है सुभाष चंद्र बोस होंगे, लेकिन यहाँ गठन की बात कहा गया। तो क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है, गठन की बात कहा गया कि पुनर्गठन। तो यहाँ गठन की बात कहा गया, तो ये गठन जो है मोहन सिंह भाकना किए थे, तथा पुनर्गठन की बात कहा जाएगा तो वह जो सुभाष चंद्र बोस किए थे। तो इसका ऑप्शन डी सही है, मोहन सिंह। तो भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए वर्ष 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था, तथा वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना कहते हैं, इसका पुनर्गठन किया गया था। तो इसी शब्द को ध्यान देना है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में आईएनए ध्वज फहराया था, वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पूछ रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में एक शहर है जिसको मोइरांग बोलते हैं, इसमें जो आईएनए का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, तो वो जो शहर है अब जो है किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने मोइरांग में इंडियन नेशनल आर्मी का ध्वज फहराया था। यह मोइरांग शहर भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन डी सही है, मणिपुर। तो जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो जो है जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस रास बिहारी बोस के नेतृत्व में पूर्व एशिया आए थे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, रास बिहारी बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो पूछ रहा है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो 21 अक्टूबर 1943। तो यहाँ जो 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार अर्थात आजाद हिंद सरकार का गठन किया, तथा आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन जो है 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज शामिल थी? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज शामिल थी? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज शामिल थी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1942 में भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का गठन किया गया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो नेक्स्ट, आधुनिक भारत का इतिहास विविध। तो इसमें जो आधुनिक भारत के इतिहास विविध से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन पूछा गया, तो उसके बारे में हम देखेंगे।
तो आधुनिक भारत के इतिहास में विविध है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कब इस्तीफा दिया? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस मंत्रिमंडल है या जो 1939 में इस्तीफा दिया, तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1939। तो वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल जो था वह 28 माह था। वर्ष 1937 के दौरान 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल गठित किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया।